गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था, यानी कि ध्रुवित सहसंयोजी बंध एवं अध्रुवित सहसंयोजी बंध, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमें पढ़ना है ऑक्टेट रूल एंड इट्स एक्सेप्शन, यानी कि अष्टक का नियम तथा इसके अपवाद। अष्टक का नियम क्या होता है ये तो हम सबको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के एटम्स ये हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाह्यतम कोश है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो उनका जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल माना जाता है। एक तरह से इसको अगर हम यूँ समझें कि इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में जो बाहर की जो बाउंड्री है अगर वो स्टेबल है, वो सेफ है, तो फिर अंदर इतना ज़्यादा खतरा हमें महसूस नहीं होता है। वैसे तो ये कहने की बात है, आजकल बाहर से ज़्यादा जो खतरा है, वो जो डेंजर है, वो कंट्री के अंदर है। बट स्टिल हमारा एक हाइपोथेटिकल माइंडसेट होता है, एक विचारधारा है कि बाउंड्री जो है वो सेफ होनी चाहिए। वैसे ही एक एटम के लिए, एक परमाणु के लिए जो उसका बाह्यतम कोश है वो स्थायी होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई और एटम, कोई और मॉलिक्यूल आकर के उसको अटैक ना कर सके, उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर सके। और ऐसा करने के लिए जो हमारे एटम्स होते हैं, भाई नोबल गैसेस की बात हम हटा देते हैं, उनका तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, उनका अष्टक पहले से ही पूर्ण है, इसीलिए उन्हें अक्रिय गैस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है, ना ही वो किसी से रिएक्शन करती हैं। लेकिन जब हम बाकी आइटम्स की बात करते हैं तो उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। तो इसके बिहाफ पर हमने सबसे पहला रूल हमारा पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ऑक्टेट रूल में ही मैं बता रहा हूँ, अष्टक के नियम में, कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ लिया कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है अपना 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेने की, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश से इन 1 इलेक्ट्रॉनों को या 2 इलेक्ट्रॉनों को या 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं, दान दे देते हैं, और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। उदाहरण के रूप पर सोडियम है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बनाता है। मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर के Mg2+ बनाता है। एल्युमिनियम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर के Al3+ बनाता है। और इसी के साथ ही हमारे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की। जैसे कि क्लोरीन का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनाता है। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2- बनाता है। और साथ में हमारा जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, N3- बना सकता है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, Na की पूरी फैमिली शो करती है, मैग्नीशियम की पूरी फैमिली शो करती है, एल्युमिनियम की पूरी फैमिली शो करती है। यहाँ पर क्लोरीन जो हेलोजन फैमिली है वो शो करती है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब जो है 2 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं। और नाइट्रोजन फैमिली, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये था, हम इसके बिहार पर हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पढ़े थे। देन इसके बाद हमने सेकंड कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि केवल इलेक्ट्रॉनों को दान करके या ग्रहण करके ही अष्टक पूर्ण नहीं किए जा सकते, हम इलेक्ट्रॉनों का साझा करके भी अपना अष्टक क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स इसी तरह से बनते हैं। पहला वाला जो बॉन्ड था वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता था, यानी धातु अधातुओं के बीच बनता था। और जो दूसरा बॉन्ड है वो नॉन मेटल के बीच बनता है, अधातु अधातुओं के बीच बनता है। कारण भी आपको जो है बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं किस एक शब्द से, अष्टक नियम, यानी कि ऑक्टेट रूल से। तो ये था आपका अभी तक का ऑक्टेट रूल, कि प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या आदान प्रदान करके अपने अष्टक को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। ईच एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग और एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे ही पीरियोडिक टेबल में या हमारे ही एटमॉस्फेयर में कुछ एलिमेंट, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इस ऑक्टेट रूल में एक्सेप्शन शो करते हैं। जिसमें से सबसे पहला एक्सेप्शन अगर हम बात करें तो है विद्युत संयोजी यौगिकों में, यानी कि इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में लिथियम एंड बेरिलियम
ये दो ऐसे आयंस हैं भाई, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से आप इसके लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s1। बाहतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसकी क्षमता होती है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। लेकिन लिथियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये बन जाता है 3Li+। लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या इसके बाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हुए? नहीं हुए। इसके बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, लेकिन फिर भी हम इसका ऑक्टेट क्या मानते हैं, कंप्लीट मानते हैं। चलिए बेरिलियम पे आइए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब बेरिलियम का यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करूँ 4Be का तो आएगा 1s2 2s2, और इसकी टेंडेंसी है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने की, डोनेट करने की। तो यहाँ पर जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो लिथियम बनाता 4Be2+। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ। बट ये आयंस एग्जिस्ट करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब लिथियम या बेरिलियम के पास सेकेंड ऑर्बिटल थी तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं लिथियम का आपको समझाता हूँ, बेरिलियम आप खुद समझ जाएंगे। ये है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो अंदर 3 प्रोटॉन होंगे 3 न्यूट्रॉन होंगे, और यहाँ पर पहला जो कोश होगा ये n बराबर 1 पे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है कि n बराबर 1 के लिए जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का जो मान हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो केवल 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि n बराबर 1 में सब शेल केवल एक ही उपकोश पाया जाता है, दैट इज s सब शेल s उपकोश। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा सब शेल भी पाया जा रहा है लिथियम में, देखें 2s1, ये आ गया, हमने दूसरा अपना क्या बना लिया, दूसरा शेल बनाया। जैसे ये होगा n बराबर 2, n बराबर 2 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है वो 8 हो सकती है, और यहाँ पर लिथियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, 7 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता है किसी से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देता है वैसे ही अब इसका बाहतम कोश क्या बचता है, n बराबर 1, और उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अष्टक पूर्ण नहीं होने के बाद भी हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट मानते हैं, क्योंकि जो पहली शेल होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ही सकते हैं केवल 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी लिथियम एज वेल एज बेरिलियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट माना जाता है। तो ये पहला एक्सेप्शन था आपके ऑक्टेट रूल का। सेकेंड एक्सेप्शन है हमारे जो संक्रमण धातुएं होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे गए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है। बीच में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इधर लेफ्ट साइड पे S होते हैं, फिर और राइट साइड में P होते हैं, बीच में D होते हैं, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व क्यों कहा गया था, इसका कारण भी आपको बताया गया था। क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, इनकी जो करेक्टर्स होते हैं, वो S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होते हैं। यानी कि S ब्लॉक को हमने कह दिया कि ये मेटेलिक करेक्टर शो करता है, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, और P ब्लॉक को हमने कह दिया कि ये नॉन मेटेलिक टेंडेंसी शो करता है, ये अधातुएं होती हैं और इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो जो D ब्लॉक है वो तो मतलब इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, दोनों के बीच में इनके जो गुण हैं वो आ रहे हैं, इस वजह से D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब डी ब्लॉक की अगर बात करें, ध्यान समझिएगा, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, जो डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो भरे जा सकते हैं 10। 5 ऑर्बिटल होती, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कह रहे हैं कि हर एलिमेंट के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि इसके जो पांचों ऑर्बिटल हों वो फुलफिल्ड हों या पांचों ऑर्बिटल भरे हों। तो उस अवस्था में डी ब्लॉक तत्वों में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ ऑर्बिटल जो है कभी कभी खाली रह जाते हैं, और जब ये ऑर्बिटल खाली रह जाते हैं तो इनके पास हमेशा टेंडेंसी होती है कि इन्हीं के ऑर्बिटल्स का एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके उन खाली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों को भर दे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी केस में डी ऑर्बिटल में इस तरह से यहाँ पर
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इससे पहले जो s वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल्ड है। तो ये क्या चाहेगा, इसके जो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल खाली हैं कि खाली ना रहें, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं किया तो हम क्या मानेंगे कि कितना ऑर्बिटल खाली है, 2 ऑर्बिटल खाली है। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो हम मानेंगे 1 ऑर्बिटल खाली है। तो इस क्षमता की वजह से, संक्रमण तत्वों की इस क्षमता की वजह से ये क्या करते हैं, एक वर्ड आता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी यानी कि एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि संक्रमण धातुएं परिवर्ती विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है इनकी जो संयोजकता होती है वो परिवर्ती होती है, वेरिएबल होती है। रीज़न आपको बताया गया यहाँ पर, क्योंकि इसका रीज़न होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी कोश के खाली होने के कारण या खाली डी कोशों के उपस्थिति के कारण जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस कारण से इनके बाह्य कोश में, इनके आउटर मोस्ट शेल में 9 से लेकर के 17 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। 9 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन तक इनमें पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल Mn2+, मैग्नीज 2+, या Fe2+। Fe2+ के केस में देखिए कैसे, Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर अगर हम 26 Fe का एग्जाम्पल देखें तो यह है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। बाहतम कोश देखें तो यहाँ पर ये हमारा बाहतम कोश है 4s2। तो इसमें कहा जा रहा है कि Fe2+ में, Fe2+ के केस में क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस कंडीशन में जो आउटर मोस्ट शेल बचेगी वो क्या बचेगी, 3s2, 3p6 और 3d6। 6, 6, 12, 2, 14। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 3s2, 3p6, 3d6। 6, 6, 12, 2, 14 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जबकि अष्टक का नियम कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जबकि Fe2+ जो है वो आयन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप Fe2+ बनाए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमने यही तो पढ़ा है कि किसी भी एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो उसके बाहतम कोश से निकलते हैं। तो यहाँ पर बाहतम कोश कौन सा है, 4s2, यही तो है हमारा आउटर मोस्ट शेल 4s2। तो जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अब हमारा शेल कौन सा आउटर मोस्ट बचेगा, 3s2, 3p6, 3d6। तो यहाँ पर अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, 6, 12, 2, 14। 14 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो यही इन्होंने सेकंड वाले एक्सेप्शन में कहा कि जो हमारी संक्रमण धातुएं होती हैं इनमें क्या पाई जाती है, वेरिएबल वैलेंसी ये शो करते हैं, परिवर्ती विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इनके बाह्य कोश में 9 से लेकर के 17 इलेक्ट्रॉन तक क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इन्होंने 9 से 17 ही क्यों कहा, देखिए यहाँ पर 3s2, 3p6 ये मिलकर के 8 इलेक्ट्रॉन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि जो हमारी 3d है वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम बता दें कि जो d सबशेल है वहाँ पर 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉनों के केस में 3s2, 3p6 8 हो गए, 1 है तो 9, 2 है तो 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से ये 17 इलेक्ट्रॉन तक क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। और जैसे ही D10 का केस पहुंचेगा तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगी वो फुलफिल हो जाएगी, एकदम पूरी तरह से भर जाएगी। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम कहेंगे कि ये कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो संक्रमण धातुएं हैं हमारी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके केस में ऑक्टेट का नियम जो है वो एक एक्सेप्शन शो करता है कि इनके बाहतम कोश में 9 से लेकर के 17 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे, जैसे कि गैलियम है, इंडियम है, कॉपर है, कॉपर में प्लस आयन Cu+ जो होता है, Ag+ जो होता है, सिल्वर का 1+ आयन, इन सारे आयंस के केस में जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो बाहतम कोश होता है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनका जो विन्यास होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो हमारी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का बन जाता है। स्यूडो इनर्ट गैस मतलब
कि ये पूरी तरह से इनर्ट गैस तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इनर्ट गैसेस के जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर कॉपर का एग्जांपल समझिए आप। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ये कॉपर है, 29 इसका एटॉमिक नंबर। फिल किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद 4s2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 9 इलेक्ट्रॉनों का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 4s2 के बाद 3d9। तो होता क्या है यहाँ पर 3d9 हो जाने की वजह से अगर यहाँ पर d में एक इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट हो जाए, अगर d में क्या आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो इसमें d का जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जब अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वहाँ पर जब आपको आबाहु प्रिंसिपल पढ़ाया गया था, तो कुछ एक्सेप्शनल आपको एटॉमिक नंबर पढ़ाए गए थे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जो है दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता था। रीज़न होता था उस ऑर्बिटल को फुलफिल्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमने ये माना है कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल माने जाते हैं। यहाँ पर 4s2 से जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d9 में पहुँच जाता है तो ये हो जाता है 4s1 3d10। तो इस कंडीशन में देखिए 3s2 3p6 3d10, तो अब बाहतम कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हम बात कर रहे हैं ये तो Cu है, और इसमें से आप कहेंगे सर अभी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो बाहतम कोश इसे माना जाएगा। तभी मैंने कहा Cu नहीं, Cu+ के केस में, Cu+ के केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s का वो क्या कर जाएगा, इसने दे दिया किसी को और Q+ आयन बना लिया, Cu+ बना लिया। ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। जब 29 Cu था तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये पाया जाता है, लेकिन इसी में ही 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है और बना लेता है 4s1 3d10, ताकि d ऑर्बिटल जो है उसका जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड हो जाए। और इसमें भी हम क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है 4s1 के बाद वो निकाल दें। जैसे ही 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये बन जाएगा Cu+ आयन, और Cu+ आयन बनने के बाद इसके जो बाहतम कोश बचेगा, जो आउटर मोस्ट शेल बचेगा, वो कौन सा बचेगा, वो बचेगा 3s2 3p6 3d10, और इन तीनों में मिला करके इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 ऑर्बिटल पाई जा रही हैं, 3 कोश पाए जा रहे हैं, तीनों में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो पूरी हो चुकी है। तो इस तरह के आयन को हम क्या मानते हैं, स्थायी मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। और ऑक्टेट रूल जो है हम लगा किस ले रहे हैं, हम इसीलिए तो लगा रहे हैं ताकि हमारे जो आयन्स हैं वो क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, स्थायी हो जाएं। तो ये हमारा तीसरा एक्सेप्शन था किसमें, ऑक्टेट रूल में, जिसको कहते हैं अष्टक नियम तथा इसके अपवाद का तीसरा नियम। तो ये हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की स्टोरी हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दे करके आयंस बनते थे। अब बात करते हैं हमारे सहसंयोजी यौगिकों में, यानी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सहसंयोजी बंध में या सहसंयोजी हमारे जो यौगिक होते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कह रहे हैं अगर किसी कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो विषम है, वो ऑड है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल NO2 के केस में हमें पता है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये NO2 बनाएगा तो ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद NO2 बनने पर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 + 2 = 7। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बना देते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसने क्या किया है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4, और ये 5 1 6। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने भी क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो इस कंडीशन में जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, विषम है।
लेकिन फिर भी ये जो मॉलिक्यूल है क्या माना जा रहा है, स्टेबल माना जा रहा है। NO2 जो है ये कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा, NO2 गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है। आप इसी के साथ NO ले लीजिए, आप ClO2 ले लीजिए, ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो विषम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो ऑड होते हैं। तो इनमें अष्टक का नियम लागू नहीं किया जा सकता, इनमें ऑक्टेट रूल नहीं लगता है। ये आपका क्या होता है, एक्सेप्शन है कोवेलेंट कंपाउंड्स का। फिर इसके बाद सेकंड एक्सेप्शन ऐसा होता है कि कुछ हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब है कि वो सहसंयोजी बंध बनाकर सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन सहसंयोजी बंध बनाने के बाद भी उनका जो अष्टक है वो अपूर्ण होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। कैसे, बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2। बाहतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब बेरिलियम के बाहतम कोश में हमने 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और क्लोरीन के बाहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पर 7। तो क्लोरीन ने बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया और अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस क्लोरीन ने भी बेरिलियम का दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यूज़ किया और अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बेरिलियम ने इनके साथ इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए और इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो उस कंडीशन में बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, तो देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों क्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बेरिलियम के पास साझा करने के लिए हैं ही केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो कर ही सकता है बेचारा केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा। इस अवस्था में बेरिलियम के पास अष्टक ना पूर्ण होने के बाद भी, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना होने के बाद भी, इस कंपाउंड को क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, इस यौगिक को स्थायी माना जाता है। तो ये हमारा जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स का दूसरा एक्सेप्शन है। इसी का एक एग्जांपल आप समझने के लिए ले सकते हैं BF3 मॉलिक्यूल। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन घर में खुद से करिएगा और देखिएगा कि इसमें भी जो बोरॉन है हमारा, सॉरी ये जो बोरॉन, ये F यहाँ पर बना हुआ है, तो जो बोरॉन है हमारा उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन फिर भी BF3 मॉलिक्यूल जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अभी आप सिर्फ एक्सेप्शन समझिए, इसका जो निवारण है, इस एक्सेप्शन को दूर करना जो है वो भी आगे साइंटिस्ट ने किया हुआ है, तो वो आपको आगे के एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसके बाद आपके दो एक्सेप्शन और बचे हुए हैं, जिन्हें हम कल की क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसे पूछ लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।